थैंक यू, थैंक यू। नाउ वी कैन रिलीज द बुक। आप इधर आ जाओ। हमारी टीम कहाँ है और भी किसका? मैं सेंटर पे आया था। हाँ, Thank you so much. You may please take your seats. आज की तारीख में अगर कोई महामारी है बच्चों में, वो है ऑटिज्म एंड ADHD। ऑटिज्म का मतलब है ऐसे बच्चे जो दूसरे अपने पेरेंट्स पे जीवन भर निर्भर रहने वाले हैं, अपने आप से कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे कपड़े पहनना हो, ब्रश करना हो, बोलना हो, मांगना हो, कुछ बताना हो। और ADHD मतलब एब्सोल्युटली हाइपर एक्टिव, जैसे एक जगह खड़े नहीं हो सकते, कोई बात सुनना नहीं। हमारे देश में हर 10 में से एक बच्चा ADHD का पेशेंट है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। जबकि जब मैं पैदा हुआ था, अगर उस वक्त की बात करूं तो उस वक्त ये था ही नहीं। और उसका कारण सिर्फ एक ही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, दैट इज द वैक्सीन। बचपन में बच्चों की जो लगाई जा रही वैक्सीन, तब 3-4 लगते थे, अब 30-40 लगती है। और ये वैक्सीन के कोई भी फायदे नहीं है। किसी को लगता है ज़रा भी कोई फायदा है तो अब आता है ये किताब। इस किताब में वैक्सीन से जो नुकसान है वो दिया हुआ है। और जो लोग सोचते हैं कि वैक्सीन की वजह से पोलियो या ट्यूबरकुलोसिस ये सारी चीज़ ठीक होती हैं या इस प्रिवेंट होती हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसा कोई सबूत है नहीं पूरी दुनिया में। सबूत ये है कि इनसे फॉर एग्जांपल पोलियो के वैक्सीन से पोलियो ही होता है और ज़्यादा। तो वो सारे सबूत मैंने इसमें दिए हैं। और दूसरा भाग है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है, ADHD है, उनको कैसे ठीक करें। उसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल बनाया, दैट इज कॉल्ड कैन प्रोटोकॉल। उस कैन प्रोटोकॉल से ये 1000 से अधिक 1001 पेशेंट्स को हमने ठीक किया। और उसकी ऑब्जर्वेशन स्टडी भी इस किताब में है। तो इस किताब के 3 भाग मान लीजिए। एक भाग ये कि ऑटिज्म ADHD क्यों महामारी बन रही है, वैक्सीन मेजर कॉज। दूसरा भाग ये है कि ऐसे बच्चों को ठीक कैसे करें, कैन प्रोटोकॉल। तीसरा भाग जिनको हमने ठीक किया उनका पूरा डिटेल इस किताब में दिया है। तो अच्छा है कि अभी से हम शव यात्रा निकालते कोविड वैक्सीन का, तो वैक्सीन आई नहीं थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं 2025 आ गया कि जो मैंने बताया था वो सत्य निकला। और आज जो मैं बता रहा हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें, हर तीसरा बच्चा चश्मा पहना हुआ है आज की तारीख में स्कूल में। अगर देखें तो हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, कैंसर और बाकी हार्ट डिजीज बच्चों में बहुत बढ़ गया, डायबिटीज टाइप 1 बहुत बढ़ गया। तो अगर ये चाहते हैं कि भाई ये सब ना हो बच्चों को, तो वैक्सीन, किसी भी तरह का कोई वैक्सीन बच्चों को नहीं देना है। और ये सिंबॉलिकली हमने एक शव यात्रा निकाली बच्चों में लगाई जाने वैक्सीन के खिलाफ शव यात्रा। तो ये आप सीधा सरकार की तरफ से हाथ कर रहे हैं? हाँ, देखिए ये ग्लोबली है, सरकार की तरफ तो है ही है, बट ये ग्लोबली है। किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ सेम ही हाल है। तो ये ग्लोबल एक जो वैक्सीन इंडस्ट्री है वो पूरे, जिस तरह से आज से 1950 की बात करें तो सिगरेट इंडस्ट्री ऐसी थी। सिगरेट पीने से लंग अच्छा होता है, कैंसर प्रिवेंट होता है, सांसों की तकलीफ दूर होती है, इस तरह के प्रचार होते थे। और वो करते करते जब इतने सारे सबूत इकट्ठे हो गए कि वो आंख बंद ही नहीं कर सकते, तो 1975 में पहली बार सिगरेट के पैकेट के ऊपर वार्निंग आने लगा कि इससे कैंसर होता है। ठीक उसी तरह से जो दावे किए जाते हैं, आपने खुद दावे का नाम यूज़ किया कि वैक्सीन से पोलियो और बाकी से ट्यूबरकुलोसिस वगैरह वगैरह सारी बीमारियां ठीक होती हैं या प्रिवेंट होती हैं फॉर एग्जांपल। तो वो प्रिवेंट होती हैं तो वो सबूत कहाँ है? वो सबूत कहीं कोई ला के दे? वो सबूत है ही नहीं। मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कोई सबूत अगर देगा कि किसी भी वैक्सीन से किसी भी तरह की कोई भी बीमारी प्रिवेंट होती है, थोड़ी बहुत भी, 100% नहीं, 1% सही, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये ऐलान कर रहा हूँ आपके माध्यम से। सर, स्टेज पर कई बच्चे जो हैं आज देख रहे हैं जिनको आप लोगों ने ठीक किया है, क्या कुछ उनका था, क्या कुछ उनको बीमारी थी? स्टेज पे जो बच्चे आए थे उनमें अधिकतर उनको ऑटिज्म एंड ADHD था। और ये कैन प्रोटोकॉल उन्होंने लिया, ये घर में ही किया उन्होंने और मुफ्त में किया, कोई पैसा हमने नहीं लिया, ना आगे लेंगे हम। मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए आया था। मेरी बेटी को ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था, जिसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क किया था। और ये मेरी बेटी है आसी। तो हम लोग डॉक्टर साहब से लगभग 2 महीने से टच में हैं और उसमें पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है। तो आज जैसा कि मीटिंग थी तो मुझे सोचा कि मैं डॉक्टर साहब से मिल के आते हैं।
एलोपैथी से आप जितना दूर रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। दीपक जी, बेटी को क्या प्रॉब्लम आई? क्या बेटी को ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा लेकिन फिजिकली तो बड़ा होता है बट ब्रेन जो है बच्चे में समझदारी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होती है। ये मेरा छोटा बेटा है, सब कुछ जानता समझता, हर चीज़ नॉर्मल है। और ये मेरी बेटी है, तो ये 10-11 साल की हो गई है, ये भी 6-7 साल का है। दोनों के ब्रेन में बहुत अंतर है। इसको सब कुछ सब पता है, क्या इसको सब कुछ पता है, और इसको अब इम्प्रूवमेंट 2 महीने में काफ़ी कुछ समझने लगी है, जानने लगी है, बोलने लगी है। अच्छा, कब आपको पता लगा कि आपकी बेटी को कोई परेशानी है या बीमारी है? जब ये 2 या 2.5 साल की थी तब ऐसा कुछ मालूम पड़ा कि इसको डायग्नोस हुआ कि इसको ऑटिज्म है। उसके बाद हम लोग इंडिया में हर जगह, डॉक्टर वीना काल्ला दिल्ली में बेस्ट डॉक्टर हैं, सभी जगह दिखाया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। 7-8 साल तक सारे प्रयास करते रहे। पिछले 2-3 महीने पहले ऑनलाइन के माध्यम से डॉक्टर BRC से मिले तो उनकी चीज़ों को देखा, समझा और यकीन बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन हमने कहा जब सब कुछ कर लिया, करके देखते हैं। तो 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा अंतर लगा। अब ये शांति से यहाँ खड़ी हुई है, ये पॉसिबल नहीं था। तो चीज़ों में स्थिरता आई है, तो प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा धीमे धीमे परफेक्ट हो जाए। क्या उम्मीद है पूरी के डॉक्टर BRC के इलाज कंप्लीट हो जाएगा? 11 साल का बच्चा हो गया है, 11 साल में हमने कुछ नहीं कर पाया और 2 महीने में हमने काफ़ी कुछ कर लिया। तो हमें लगता है अगर हम 1-2 साल तक प्रॉपर ट्रीटमेंट चलाएंगे तो बच्चा 100% ओके हो जाएगा। मेरा नाम दीप्ति है, मैं दिल्ली से हूँ। आप अपने बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? मेरे बेटे को है डाउन सिंड्रोम, तो मेडिकल में तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो इसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो मुझे पहले जब डायग्नोस किया तो उन्हें गंगा आराम जाने को बोला। तो वहाँ पे न्यूरो के डॉक्टर हैं, डॉक्टर IC वर्मा, तो हम वहाँ पे गए। उन्होंने कंफर्म किया हाँ इसको जेनेटिक डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम, कि अब आपका बच्चा मतलब हमेशा मतलब डिपेंड रहेगा, चलना वाला ये सब चीज़ दूसरे पर डिपेंड ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरा होपलेस कर दिया था। बच्चा इंडिपेंडेंट है, अपना सब काम करता है। तो जब आप डॉक्टर BRC के क्लिनिक में मिले तो आपको लगा था कि जो डॉक्टर BRC के जो चीज़ बताया जा रहा है वो फायदेमंद होगा? एक्चुअली मैंने अपने बच्चे के लिए किया था, कैन प्रोटोकॉल किया था, बट मुझे लगा कि मैं उसके लिए तो करना है, इसके लिए भी कर लेती हूँ। तो इसके लिए किया तो मुझे लगा हाँ बेनिफिट तो है। जैसे कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई पहले से। पहले क्या बहुत ही जल्दी बीमार होना, नोज रहना, लेकिन अब वो सब इसका इम्प्रूव है। कितना हैप्पी है आप इलाज करके डॉक्टर BRC को? हैप्पी मैं हूँ, बट अभी की जर्नी स्टार्ट है, ये नहीं कि कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा ये। अभी इनको 2 मंथ्स हो गए इसको करते हैं फॉलो। इम्प्रूवमेंट है, जब इतना इम्प्रूव हुआ है तो आगे और भी इम्प्रूव होगा। दवाइयों से दवाइयों से छुटकारा मिल गया एक तरीके से। दवाइयाँ क्या, वो ना पूरा एक कह सकते हो सर्किल होता है पूरा। न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप मतलब थेरेपी करवाओ, OT करवाओ, स्पीच थेरेपी करवाओ, बिहेवियर थेरेपी करवाओ, सब चीज़ें मैंने करवाई। 4-5 साल से ज़्यादा मैंने करवाई, लेकिन इतना बेनिफिट नहीं था कि इतना मेरा पैसा जा रहा, टाइम वेस्ट हो रहा, बच्चों के ईयर्स खराब हो रहे, लेकिन वो रिजल्ट नहीं लगा। अभी 2 मंथ्स में मुझे लगता है कि हाँ उससे बेटर रिजल्ट है। जब 2 महीने में अच्छा रिजल्ट लग रहा है तो लग रहा है ना, 4 साल तो टाइम बर्बाद ही हुआ ना। तो मुझे तो यही बेनिफिशियल लग रहा है कि हाँ कि ये बेनिफिशियल है, सबको यही करना चाहिए। होप तो है एटलीस्ट। पहले तो मुझे होप भी नहीं था कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो भी सकता है किसी और ट्रीटमेंट से। मैं तो थैंक यू बोलूँगी सर को कि थैंक गॉड वो मेरी लाइफ में आए और मैंने उनके इतने सिंपल से प्रोटोकॉल फॉलो किए। कुछ मेडिसिन नहीं देनी, किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है, मुझे कहीं चक्कर नहीं लगाना, किसी का मुझे घंटों वेट नहीं करना है और सब कुछ मुझे घर में ही करना है। जी, मैं नेचुरोपैथ रवि कुमार, मैं निवासी ऐसे बिहार का रहने वाला हूँ, नवादा डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन एट प्रेजेंट मेरा झारखंड हजारीबाग में मेरा क्लिनिक है, तो वहीं पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टर BRC के साथ मिलकर वो काम को आरंभ किया है, तो वहाँ पर मैं एज ए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कब से जुड़े डॉक्टर BRC से? मैं करीब पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और उनके जितने भी कोर्सेस हैं वो मैंने साथ किया, और साथ में दूसरे कंट्रीज़ के जो नेचुरोपैथ है उनके भी मैं कोर्सेस अलग से करता हूँ, ताकि एक कॉम्बिनेशन में एक अच्छा रिजल्ट में, जितना जटिल से जटिल भी बीमारी हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, तो एक सॉल्यूशन के रूप में मैं उनको। आज का जो सेमिनार है ये उन पेरेंट्स के लिए रोशनी का किरण है, जहाँ पे एलोपैथी में ये कह दिया जाता है कि आपको जीवन भर इसके साथ जीना पड़ेगा। ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी सज़ा है। इस कोर्स को, जैसे ऑटिज़म का ये सर्टिफिकेशन है जिसमें आप किस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करके एक ऑटिज़म के बच्चे को, ADHD के बच्चे को आप ठीक कर सकते हैं पूर्ण रूप से। पेरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा बर्डन है कि उनको टाइमिंग पे ना खाना दे सकते हैं, ना स्कूल भेज सकते हैं, स्कूल की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन है।
ना किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी नहीं जा सकते हैं वो। तो ये ऐसा इलाज है कि जहाँ पर बच्चे ठीक हो रहे हैं और अब गार्जियन को अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाने में कहीं कोई अड़चन नहीं आने जा रहा है। बुखार हो जाना है, इस कारण स्कूल में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता था और पढ़ाई में भी पीछे ही हो जा रहा था, क्योंकि जब 10-15 दिन गैप हो जाएंगे बच्चे के बार बार, तो वो तो नेचुरल है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई है, स्पीच भी बहुत अच्छी, पहले तोतला के बहुत बोल रहा था, अभी 3 महीने पहले तक भी इसका था, वो सब चेंज अभी आई है इसमें। स्पीच अच्छी हुई है, हाइपर एक्टिविटी बहुत ही ख़त्म हो गई है, शांति हो गया है बच्चा, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, कितना टाइम आप लोगों ने इलाज कराया अभी डॉक्टर बीआरसी की क्लिनिक में? 14 अगस्त से मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, तो कितनी राहत है अभी आपको? राहत मेरे लिए पूछिए तो मुझे तो 100% राहत है, क्योंकि पहले जो सीन थे 3 महीने पहले और अभी बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें। अच्छा, जब आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जब जाते हैं किसी भी चीज़ की दवाई लेने के लिए, बुखार या कोई और भी चीज़ के लिए, और डॉक्टर बीआरसी के क्लिनिक में कितना फर्क लगता है कि कौन सा ठीक इलाज है? फर्क लगता है कि जो डॉक्टर होते हैं एलोपैथ डॉक्टर, बच्चे को ज़रूरत है या नहीं है, बेवजह की दवाइयाँ देते जाना है, लेकिन इन्होंने बोला है कि दवाइयाँ ज़्यादा नहीं देनी, हम घरेलू चीज़ों से ही, हम जो बहुत ही इजी है उससे हम करते भी हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो इसमें बहुत राहत हमें मिली। अच्छा, जैसे नीम थेरेपी की अगर आप बात करें, जो भी आपने देते हैं, तो उसको लेने में बच्चा कोई परेशानी करता है या? हाँ, बच्चे ने बहुत परेशानी की, क्योंकि नीम होता ही कड़वा है, तो जब कड़वी लगती है तो बच्चे को भी लगेगी, लेकिन वो एक माँ के ऊपर है कि माँ कौन सा तरीका अपना के बच्चे को खिला सकती है। जब देना ही है बच्चे को तो वो हमें सोचना है कि किस तरीके से हम बच्चे को दे जो मेरा बच्चा खा ले। तो शुरू में 10 से 15 दिन दिक्कत होती है, उसके बाद बच्चे को भी आदत हो जाती है, तो वो फिर लेने लग जाता है। मैं चेन्नई से आई हूँ, मेरा नाम राखी झा है। अच्छा, बेटे को क्या प्रॉब्लम थी आपने जब आप डॉक्टर बीआरसी से मिले उससे पहले? अक्षत को माइल्ड ऑटिज्म था, बहुत हाइपर था, एक जगह रुकता भी नहीं था, सेल्फ इंजरी का प्रॉब्लम था। अच्छा, तो आपको एहसास कब हुआ कि आपके बेटे को कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है? 2.25 साल के बीच में, ठीक है, हमने वैक्सीन दिया ना, 2012 का है। यूजुअली वैक्सीन का प्रोसेस रहता है पूरा, तो उस वक्त कुछ पता ही नहीं था। तो क्या हुआ था ना कि डॉक्टर के पास हम गए, तो MMR वैक्सीन था कुछ, तो उस वक्त हमने पूछा ना कि ये किस लिए दे रहे हो आप, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं। फिर 1 हफ्ते के बाद क्या हुआ ना कि ये थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करने लगे, मतलब नाम का रिस्पांस नहीं दे रहा था, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, एक जगह बैठता ही रह जाता, फिर गाड़ी से लाइन बनाने लग गया टॉय से। तो वो देख के फिर लगा कि कुछ प्रॉब्लमेटिक है, कुछ ना कुछ हुआ है। तो फिर वापस से हम लोग डॉक्टर के पास गए, हमने उनको बोला कि भाई कुछ तो ये हो रहा है। बोला कि नहीं वो सारे बच्चे का अलग अलग ग्रोथ लेवल होता है। बोला भाई बच्चा बोल रहा था फिर अब नहीं बोल रहा है वो ना। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, वो 5 साल के बाद भी कुछ बच्चे बोलने लग जाते हैं, ऐसे होता है। फिर हम लोग चेन्नई अपोलो में दिखाया तो फिर पता चला कि माइल्ड ऑटिज्म है इसको। तो तब से हमारा इलाज चल ही रहा है। कितना टाइम हो गया डॉक्टर बीआरसी के क्लिनिक से अभी तो कम ही टाइम हुआ है हमारा, 2.5 महीने से हम लोग जुड़े हुए हैं। पर मेरे हस्बैंड एक्चुअली उनको बहुत टाइम पहले से जानते हैं, मतलब फॉलो कर रहे थे। हाँ, जब 2.5 महीने पहले जुड़े और आज के तारीख में 2.5 महीने में कितना फर्क देखते बच्चे में? बहुत ज़्यादा। खड़ा है ना, खड़े भी नहीं रहेगा, उछलता रहता था, बहुत ज़्यादा ही एक्टिव था। मतलब इन लोगों में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी कंज्यूम करने के लिए उछल कूद ये सब कुछ होता था। अभी वो सब चीज़ें नहीं है, अभी कम्युनिकेशन आया है, मतलब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब आया है। किस तरीके का इलाज कराते हैं? किचन थेरेपी जो बोलते हैं ना, किचन थेरेपी है, कुछ भी नहीं है, मतलब बिना पैसे दिए जो इलाज होता है। जब आप गए डॉक्टर बीआरसी के क्लिनिक में, उन्होंने ये सब चीज़ बताया, आपको भरोसा था कि ये जो चीज़ें बता रहे हैं इससे कुछ हो पाएगी? नहीं, हम लोग क्लिनिक तो नहीं गए, ऑनलाइन ही हम लोग जुड़े थे। बट डॉक्टर नमिता मैम ने बोला कि करो, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कुछ होगा। नई नीम है, घर में ही तो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स बनाने हैं, फिर कर दिया। और 1 हफ्ते के बाद में ना घर में मतलब इतने सारे ना आयुर्वेदिक दवाई था, वो सब मैंने डस्टबिन में फेंक दिया, जो भी था एक्चुअली में फेंक दिया। वो पूरे भरे भरे बॉटल रखे हुए थे, वो सब मैंने डस्टबिन में फेंक दिया उठा के। क्योंकि वो जो नीम का जो 2 बूंद वाला जो चल रहा था ना, उससे जो रिजल्ट मिला, फिर तो उसके ऊपर से भरोसा हो गया, भाई नहीं चाहिए मुझे। कुछ बहुत सारे थे, भर के रखे हुए थे, सारा फेंक दिया डस्टबिन में, मतलब पैसे का सोचा भी नहीं। आज आप सेटिस्फाई है डॉक्टर बीआरसी? बहुत ज़्यादा। मैं तो बोलूँगी भाई जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आए,
भरोसा, बस और कुछ भी नहीं। जब बच्चे को थेरेपी सेंटर छोड़ देते हैं तो छोटा बच्चा जैसे अर्नब, राइट, उनके पैरों में 7 केजी के पत्थर बांध देते हैं। अब बोलते देखो आपका बच्चे का हाइपर एक्टिविटी बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? वो तो उठा ही नहीं पा रहा, जाएगा कहाँ पे? फिर भी बच्चा ना माने तो बहुत वेट वाला ब्लैंकेट करीब 15-20 केजी का वो उड़ा देते हैं, स्पेशल ब्लैंकेट, तो और वैसे ही लिटा देते हैं और ये सालों साल होता रहता है। ये तो 2 उदाहरण बताए, तो ये है इनकी थेरेपी। तो इसी तरह की दवाइयाँ भी हैं। इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से फिट्स पड़ने लगते हैं, अस्थमा हो जाता है, बाकी और बीमारियाँ भी आने लगती हैं। तो ना केवल हमारे कैन प्रोटोकॉल के बच्चे, उनका जो एवरेज इम्प्रूवमेंट जो मैंने आपको दिखाया, बल्कि उनका जो महीने का जो एक्सपेंस था वो भी 0 हो गया और दवाइयाँ 83% कम हो गए। यानी कि पहले जितना भी 100 दवाई ले रहे थे तो 83% कम हो गए। बाकी जो अभी भी ले रहे हैं वो हमारी तरफ से तो कुछ भी मतलब, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं चलो इतना तो खरीद ही लिया, इतना तो खिला ही दें कि भाई बेकार जाएगा, तो वो चल रहा है। अदरवाइज और इनकी जो थेरेपी है 74% पेरेंट्स ने सारी थेरेपी बंद करा दी, ये मान सकते हैं, राइट। अभी भी कुछ है कि भाई ये भी करते रहें वो भी करते रहे, लेकिन हमारा क्लियर मैसेज है इस थेरेपी वगैरह से सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे का नुकसान होगा। कि किस प्रकार कोविड वैक्सीन को बनाते वक्त भी ये प्लान किया गया कि लोग किस तरह से मारना है, सारे सबूत इसके अंदर है। तो आज भी जो हम बात करेंगे सबूतों की बात करेंगे, अपनी यादों की बात करेंगे, पुरानी यादों में जाएंगे। अभी 5 साल पुराने यादों में गए, हम 50 साल पुराने यादों में जाने की बात कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले ये मूवी भी आई थी सर, कब आई थी? 1973 में आई थी। उस वक्त ऑटिज्म, जो कि आज का मुख्य सब्जेक्ट है, ऑटिज्म का नाम और निशान ही नहीं था, एब्सोल्युटली नहीं, शून्य था, 0। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बिल्कुल शून्य, था ही नहीं। डायबिटीज टाइप 1 था ही नहीं। आज की तारीख में अगर आप बात करें, आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, हर तीसरे बच्चे के चश्मे लगे हुए हैं, है कि नहीं? हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, एवरी सेकंड चाइल्ड। हर चौथे बच्चे को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, एवरी 4th चाइल्ड। 1 in 10 ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो इवन 2000 से पहले भी बहुत रेयर था। 50 साल का कोई अगर उस वक्त ऑटिज्म का पेशेंट होता, चलो तब नहीं हो रहा था, अब तो हो रहा है कि आप दिखा सकते हैं ये 50 साल वाला है, ये इसको ऑटिज्म है, क्योंकि ये तो माना ही जाता है ना कि वो कभी ठीक नहीं होगा। फिर तो आज भी अगर जिंदा है तो आज भी आप दिखा सकते हैं, ऐसे एक भी दिखा सकता है कोई? डायबिटीज टाइप 1 50 साल का कोई एक इंसान दिखा सकता है ही नहीं। ADHD का कोई एक इंसान 50 साल वाला 40 साल वाला है ही नहीं, क्योंकि तब था नहीं, अब है। और ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जितनी तेजी से आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा तेजी से बढ़ता है। मेरी कुछ भ्रांतियां थी जो आज यहाँ बैठकर दूर हुई है। सबसे बड़ा तो था कि भाई जल्दी इलाज कराना है तो एलोपैथी में जाना है, वहाँ जल्दी इलाज हो जाता है, आपका इलाज बहुत लंबा है, इंतजार नहीं होता इतना लंबा। लेकिन आज मैं ये ज्ञान तो लेकर जा रहा हूँ कि एलोपैथी से कहीं ज़्यादा जल्दी और अच्छा इलाज कुछ है तो आपका इलाज। आपका इलाज वहाँ शुरू होता है जब डॉक्टर कह देता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैंने अभी एक पेशेंट से मिलने गया घर पर, कि मृत्यु हो गई थी तो परिवार से मिलके आया। परिवार ने कहा कि जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और ये कहा था कि आप ये इंजेक्शन भी क्यों लगवा रहे हो, 40,000 का इंजेक्शन है, क्यों खराब कर रहे हो। मैं सोच रहा था जिसके परिवार से जाता है, जिसके घर से जाता है, जिसका मित्र होता है, जिसका बेटा होता है, पिता होता है, उसके दिल पे कब क्या बीतती है जब डॉक्टर ये कह दे कि इसका अंतिम समय। लेकिन मुझे लगता है कि आपका इलाज उसके बाद शुरू होता है जब कोई कह देता है कि अंतिम समय। अभी ये अक्षित हमारे बीच में है बहुत अच्छे से। अभी मैं इसको सुंदरकांड का एक्चुअली कहीं से भी पार्ट बोलूँगी ना करने के लिए, कहीं से भी रैंडमली, तो वो वहाँ से स्टार्ट कर देगा
आप समझ सकते हैं ये बच्चा चेन्नई से आया है और यहाँ पर अपने जहाँ ये रुका हुआ है, इस तरह के बच्चे को बहुत एंजाइटी होती है अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। फिर भी ये बच्चा 3 दिन से ट्रेवलिंग करके आपके पास स्टेज पर आया सुंदरकांड का पाठ सुनाने के लिए कि शायद अब तो दुनिया जाग जाए, अब तो हमें मार्केटिंग ना करनी पड़े, रोज हमें 2-3 टेस्टिमोनियल देने पड़ते हैं। हमारी जिंदगी तो इसी में निकल रही है, मार्केटिंग में। पट्टा बना के डॉक्टर बीआरसी अगेंस्ट वैक्सीनेशन अपने चल क्या रहे, जागो आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग के बाद आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आशी के सारे रिपोर्ट्स अगर आपको देखने हैं, जैसे मैंने बताया wishnu.com/13/25 रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हैं। और पहले फिट्स भी पढ़ते थे आशी को, आप पढ़ते हैं फिट्स? अब नहीं पढ़ते, पहले फिट्स पढ़ते थे। याद रखिए ऑटिज्म के बच्चों को, ADHD के बच्चों को बहुत फ्रीक्वेंटली फिट्स पढ़ते हैं, वो भी एक सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अब आशी को जैसा उनके पेरेंट्स ने बताया फिट्स खत्म हो गए और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, ये सारी दवाइयाँ बंद हो गई। अरे एकदम आगे